हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, लास्ट जो हमने क्लास पढ़ी थी उसमें हमने जो है आदिम जाति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो वो पूरा चैप्टर हो चुका है। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैं उस वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। उस वीडियो को एक बार देख लेना, उसके बाद ही, क्योंकि आपके जो नेक्स्ट पौरव वंश है वो मैं आज शुरू करने जा रही हूँ, तभी जाकर ये आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये सीरियल वाइज मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको आगे जानकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो आज हम पौरव वंश का शुरू कर रहे हैं। तो पौरव वंश जो आपका है, इसको पौरव वंश या फिर पर्वताकार वंश भी बोलते हैं। पर्वताकार वंश, इसको पर्वताकार वंश या फिर पौरव वंश क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो भी राजा यहाँ इस पौरव वंश में शासन करते थे, इनका जो भी इलाका था, जो भी एरिया इनका था, वो पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ था, इसलिए इसको पर्वताकार वंश बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये पौरव वंश का भी कहीं ना कहीं से साक्ष्य हमें मिला होगा, इसके स्रोत कहीं ना कहीं से मिले होंगे, जहाँ से कि हमें ये पता चलता है कि पौरव वंश ने भी उत्तराखंड पर राज किया है। तो इसके साक्ष्य या फिर स्रोत जो है, या तो ये साहित्य से पता चलता है, वहाँ पर इसका वर्णन होगा, या फिर कोई अभिलेख होंगे उसमें इसका वर्णन होगा, या फिर कोई विदेशी यात्री आया होगा। तो जो पौरव वंश है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट अभिलेख जो है, इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट साक्ष्य है, वो हमें अभिलेखों से मिलता है। अभिलेख जो भी थे उससे इसका साक्ष्य हमें मिलता है। ठीक है, इसके साथ ही इसका दूसरा साक्ष्य विदेशी यात्रियों से भी मिला है, उन्होंने भी इसका वर्णन किया है, विदेशी यात्री। ठीक है, तो ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो अभिलेख से आपको इनका वर्णन मिला है, एक विदेशी यात्रियों से इनका वर्णन मिला है। ठीक है, और जो इसके अभिलेख मिले थे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, अभिलेख इसके 1915 ईसा पूर्व मिले थे। 1915 ईसा पूर्व। ठीक है, 1915 ईसा में इसके अभिलेख मिले थे। ठीक है, तो जो पौरव थे, ये लोग जो है पर्वतों के बीच में राज कर रहे थे, और इसके जो साक्ष्य हैं, इसके जो अभिलेख से जो साक्ष्य मिले हैं, ये तालेश्वर नामक स्थान से मिले हैं, तालेश्वर से मिले हैं। और तालेश्वर जो आपका है ये अल्मोड़ा में है, मतलब अल्मोड़ा से इसके साक्ष्य हमें मिले हैं। अभिलेख जो है वो अल्मोड़ा से मिले हैं, अल्मोड़ा के तालेश्वर से मिले हैं। ठीक है, तो जो इसके अभिलेख मिले थे, इन अभिलेखों में 5 राजाओं का वर्णन किया गया था। 5 राजाओं का ही वर्णन मिलता है, बहुत ज़्यादा इसका वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, तो उन 5 राजाओं के नाम आपको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले जो राजा थे, विष्णुवर्मन, राजा विष्णुवर्मन। राजा विष्णुवर्मन सबसे पहले थे। दूसरे राजा विश्ववर्मन। तीसरे जो राजा हुआ करते थे, राजा अग्निवर्मन। चौथे जो राजा थे, राजा धूतिवर्मन। और 5वें राजा इनके हुआ करते थे, राजा विष्णुवर्मन टू, राजा विष्णुवर्मन टू। ठीक है, तो ये 5 राजा हैं जिनका की वर्णन हमें अभिलेख में मिला है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने क्रम वाइज ही लिखा है, सबसे पहले विष्णुवर्मन थे, फिर विश्ववर्मन, फिर अग्निवर्मन, फिर धूतिवर्मन और फिर विष्णुवर्मन टू। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो उस दौरान क्या था कि यहाँ पर सिर्फ 5 राजाओं का वर्णन, इन 5 राजाओं में भी इन 2 का वर्णन वहाँ पर सबसे ज़्यादा मिला है। इन 2 राजाओं का ही वर्णन सबसे ज़्यादा मिला है, सबसे ज़्यादा कार्यकाल इन दोनों ने ही किया है। इन तीनों का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। ठीक है, क्यों नहीं मिलता? क्योंकि उस दौरान जो राजा हर्षवर्धन थे, हर्षवर्धन का भी यहाँ पर राज चल रहा था। ठीक है, राजा हर्षवर्धन यहाँ पर राज कर रहे थे, उनका ही शासन चलता था, इसलिए जो छोटे छोटे राजा थे या फिर जो छोटे छोटे जगह होती हैं, वो क्या होती है, लुप्त जैसी हो जाती हैं। तो जैसे ही राजा हर्षवर्धन का निधन होता है, हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद जो सारा राजपाट था, जो पौरव वंश था, वो सारा राजा धूतिवर्मन ने संभाला था। ठीक है, लेकिन जो राजा अग्निवर्मन थे वो भी काफ़ी स्वतंत्र विचार के राजा थे। ठीक है, वो किसी के अंडर नहीं रहना चाहते थे, इसलिए जो है राजा अग्निवर्मन जो थे, उन्होंने अपने नाम के आगे परम भट्टचरक महाराजाधिराज लगवाया था। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी उपाधि होती थी, परम भट्टचरक राजा महाराजाधिराज, महाराजाधिराज इन्होंने अपने नाम के आगे लगाया था।
ठीक है। तो ये जो है उपाधि होती थी, जो काफ़ी शक्तिशाली राजा हुआ करता था वो अपने नाम के आगे इस तरीके की उस दौरान उपाधि लगाता था, ठीक है। तो जो राजा अग्निवर्मन थे वो जो धूतिवर्मन थे उनके पिता थे, तो इन्होंने अपने नाम के आगे ये उपाधि लगाई थी। और जो राजा धूतिवर्मन थे इन्होंने अपने नाम के आगे महाराजाधिराज लगाया था, महाराजाधिराज, ठीक है। तो ये दो उपाधियां जो है यहाँ पर इनके नाम के आगे लगी थी। तो राजा होता है, राजा के ऊपर महाराज होता है, उसके ऊपर महाराजाधिराज होता है, और सबसे ऊपर जो है परम भट्टचरक महाराजाधिराज होता है। तो ये सबसे ऊंची उपाधि जो थी वो अग्निवर्मन को यहाँ पर मिली थी, ठीक है। तो अब जब राज कर रहे थे ये लोग, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी राजधानी भी बनाई होगी, क्योंकि हर राजा अपनी एक राजधानी बनाता है। तो उसी तरीके से इन्होंने भी अपनी राजधानी ब्रह्मपुर बनाई थी, ब्रह्मापुर, ठीक है। ब्रह्मापुर इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और ये जो राजधानी का साक्ष्य है कि पौरवों की राजधानी ब्रह्मापुर थी, ये साक्ष्य हमें देता है विदेशी यात्री ह्वेनसांग, ठीक है। ये बात किसने वर्णन में करी है? विदेशी यात्री ह्वेनसांग ने। इन्होंने ये बात बताई है कि जो पौरव वंश चढ़ा था उसने अपनी राजधानी ब्रह्मापुर में बनाई थी, ठीक है। तो अब अगर राजा राज कर रहा है, शासन कर रहा है, वहाँ पर वो अपनी राजधानी बनाता है, तो उसकी आय का साधन भी कुछ होना चाहिए। अब ये लोग पहाड़ों के बीच में रह रहे हैं, तो इनकी आय का क्या साधन हो सकता है? या तो ये कृषि कर सकते हैं, जड़ी बूटियों से ये कुछ आय कर सकते हैं, इसी तरीके से इनका जीवन चलेगा। तो इनका जो है कृषि इनका सबसे बड़ा जो था आय का साधन था, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर चल रहा था, यहाँ पर ये टैक्स भी लगाते थे, ये आयकर भी अपनी जो प्रजा से लिया करते थे, ठीक है। तो टैक्स भी इस दौरान ये लोग लगाना शुरू कर दिया था इन्होंने। और ये कितना टैक्स लगाते थे? 1/6 का ये टैक्स लगाते थे, 1/6 भाग, ठीक है। तो मतलब 6वां भाग जो है वो राजा को जाएगा। तो ये हो गई इसकी हिस्ट्री। राजधानी हो गई इसकी ब्रह्मापुर, ये आपको पता होना चाहिए। और राजाओं का क्रम आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले विष्णुवर्मन, विश्ववर्मन, अग्निवर्मन, धूतिवर्मन और विष्णुवर्मन 2, 5 राजाओं ने राज करा था। 5 राजाओं का ही नाम मिला है, मतलब बाकी लोगों का नाम नहीं मिला है, इतना ही नाम यहाँ पर मिला है, ठीक है। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट बात रह गई है वो ये है कि जो इनके अभिलेख मिले थे, जो अभिलेख इनके मिले थे, ये अभिलेख किस चीज़ के थे? ये तांबे के अभिलेख थे, ताम्रपत्र जिसे कहते हैं, उसके अभिलेख थे। और साथ ही साथ अष्ट धातु, साथ ही साथ अष्ट धातु के भी थे, मतलब कुछ तांबे की थी और उसमें 8 धातुएं भी मिली हुई थी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि जो पौरव वंश के जो अभिलेख मिले हैं, उसके जो साक्ष्य मिले हैं वो किस चीज़ के हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ताम्र के हैं या फिर अष्ट धातु के हैं। इसके अलावा अगर कोई भी और चीज़ आती है, रजत, वो सारी चीज़ें कुछ भी इसमें नहीं मिली थी, ठीक है। साक्ष्य की बात आती है तो आपको साक्ष्य इसके ध्यान रखना है कि अभिलेख से ही इसके सबसे इंपॉर्टेंट साक्ष्य मिलते हैं। और एक विदेशी यात्री ह्वेनसांग का आपको नाम यहाँ पर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पौरव वंश में इससे अलावा और कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं। और दूसरा आपको 1915 ईसा पूर्व रखना है, जब इसके अभिलेख जो हैं वो प्राप्त हुए थे, ठीक है। तो इतनी चीज़ अगर आपको याद रहेगी, और याद रखना इतना मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी। अगर अच्छे से आपने सुन भी लिया होगा ना तो भी आपको याद हो जाएगा, ठीक है। 1-2 बार रिवाइज कर लोगे तो पूरा चैप्टर आपका क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर कुछ रह जाता है, कोई प्रॉब्लम आपको आती है कुछ समझने में, तो मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर अभी हमारा ख़त्म हो चुका है। अब हम जो आगे शुरू करेंगे, ये हम लोगों ने इतने शॉर्ट में क्यों पढ़ा है? क्योंकि ये पूरे जो भारत है उस चीज़ से ये है, ये एक पर्टिकुलर उत्तराखंड का टॉपिक नहीं है, ये पूरे भारत का इतिहास में ये चीज़ें आती हैं, इसलिए हमने ये सिर्फ उत्तराखंड की चीज़ें अलग करके पढ़ी हैं। अब जो हम वंश शुरू करेंगे, जो भी राजवंश शुरू करेंगे, वो आपके सिर्फ उत्तराखंड में ही उन्होंने राज करा है। जैसे आपका कतूरी वंश हो गया, पवार वंश हो गया या परमार वंश हो गया। तो अब हम वो सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो कल की जो हम क्लास चलाने वाले हैं उसमें हम कतूरी वंश शुरू करेंगे। कतूरी वंश आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट ही लेकर आऊँगी जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको पढ़ने में भी दिक्कत ना हो, समझने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक आप ये रिवाइज ज़रूर कर लेना, तभी जाकर आपको आगे की चीज़ें समझ आएंगी। और साथ के साथ अगर आप रिवाइज करते चलोगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाहर से कुछ पूछा भी नहीं जाता। तो चलो फिर मिलते हैं कल की वीडियो में।